लाल किले की प्राचीर पर लहराता तिरंगा गर्व को दर्शाता है। 15 अगस्त को आजादी मिली और उसके एक दिन बाद यानी 16 अगस्त को देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले की इसी प्राचीर से तिरंगा फहराया। देश अपनी खुली आंखों से नए नए सपने देख रहा था, लेकिन सवाल कहीं ना कहीं सबके मन में कौंध रहा था कि इस आजादी की बलिवेदी पर ना जाने कितनों ने हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी, ना जाने कितनों का आशियाना उजड़ गया, ना जाने कितनी सड़कें और गलियां खून से सराबोर हो गई और ना जाने कितनों के सिर से माँ बाप का साया उठ गया। लेकिन जहन में सवाल जस का तस आज भी बरकरार कि आजादी के 74 साल बाद भी आखिरकार क्या बदला। आजादी की पूरी दास्तां हम आपको दिखाएंगे अपनी स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं ललित प्रजापति और आप देख रहे हैं आजादी का सच। आतंकवाद को हम परास्त करेंगे, ये हमारा संकल्प है। जय हिंद। भारत माता की जय हिंद। 15 अगस्त की आधी रात जब सारी दुनिया नींद के आगोश में समाई थी, तब भारत के भाग्य का नया अध्याय लिखा जा रहा था। उन दिनों संसद भवन में संविधान सभा की बैठक चल रही थी और यहीं के सेंट्रल हॉल में जवाहरलाल नेहरू ने ट्रस्ट विद डेस्टिनी नाम से मशहूर आजादी की उद्घोषणा कर अपना ऐतिहासिक भाषण दिया। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. आखिरकार गुलामी की सदियों पुरानी और अंधेरी रात खत्म हुई और आजादी के सुनहरे सूरज ने हिंदुस्तान की चौहद्दियों पर दस्तक दी। एक नया नवेला मुल्क हजारों संभावनाओं और करोड़ों उम्मीदों के साथ आजादी की पहली अंगड़ाई ले रहा था, लेकिन यह खुशी दर्द के साए में सिमट कर आई थी। इस देश की छाती पर कभी न मिटने वाली राजनीति की लकीर खींच दी गई। आजादी अपने साथ बंटवारे के गहरे जख्म भी लेकर आई थी। भारत और पाकिस्तान अब दो अलग अलग मुल्क थे और इसकी कीमत सरहदों के दोनों तरफ के लाखों लोग अपनी जान देकर चुका रहे थे। निश्चित रूप से जब अंग्रेजों के खिलाफ जो आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई थी वो अखंड भारत के लिए थी, वो विभाजित भारत के लिए नहीं थी। तो लेकिन जब कहा जाता है कि लड़ते लड़ते जब हम आज़ादी के पास आए तो ऐसी स्थिति बन गई कि बंटवारा देश का करना पड़ा। हालांकि बहुत सारे लोगों का मानना है कि उस समय भी अगर अड़ते 10-20 हजार लोग और मारे जाते, लेकिन बंटवारा को रोका जा सकता है। लेकिन इतिहास ये बताता है कि जो परिस्थितियां हो गई थी उसमें अंततः वल्लभ भाई पटेल भी इस बात के लिए राजी हो गए थे कि इस समय हमारे पास कोई चारा नहीं है। 14 अगस्त को पाकिस्तान भारत से अलग होकर एक नए मुल्क के तौर पर दुनिया के नक्शे पर अस्तित्व में आ चुका था। इससे कई महीने पहले ही लाखों पाकिस्तानी शरणार्थियों का जत्था पाकिस्तान में अपना सब कुछ गंवाकर पंजाब के रास्ते हिंदुस्तान आना शुरू हो चुका था। दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान का उदय मानवीय त्रासदी का सबसे खौफनाक अध्याय है। इतिहास की ये इबारत मानो आंसू, दर्द और खून से लिखी गई। बंटवारे के साथ विस्थापन के उस दौर में हजारों ने अपनी आबरू गंवाई, लाखों मारे गए और करोड़ों अपनी बसी बसाई जिंदगी को छोड़ने को मजबूर हो गए। सरहदों को जोड़ने वाली रेलगाड़ियां हजारों लोगों के लिए जिंदा ताबूत बन गई। बंटवारे के साथ शुरू हुई मजहबी खून खराबे में दोनों मुल्कों की जमीन अपने ही खून से लाल हो गई। इतिहास के इस सबसे काले और क्रूर इतिहास की जिम्मेदारी जिस शख्स पर थी उसका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना। गांधी, नेहरू, पटेल और जिन्ना,
इन पर ही मुल्क के बंटवारे की लकीर को बनाने का या फिर मिटाने का जिम्मा था। गांधी, नेहरू और पटेल बंटवारे के खिलाफ थे, तो वहीं जिन्ना अपनी जिद पर अड़े हुए थे। जिन्ना गांधी, नेहरू और पटेल की तरह ही पेशे से बैरिस्टर थे, लेकिन जिन्ना देश को दो टुकड़ों में तोड़ने पर आमादा थे। विदेशी तौर तरीकों और पश्चिमी संस्कृति में रचे बसे जिन्ना अपनी सियासत के शुरुआती दिनों में कांग्रेस के एक बेहद उदार छवि वाले नेता माने जाते थे। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में इन्हीं की कोशिशों की बदौलत कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने अपने सभी मतभेदों को भुलाकर एक साथ आजादी के लिए संघर्ष का फैसला किया। लेकिन जैसे जैसे गांधी का कद बढ़ता गया, वैसे वैसे जिन्ना कांग्रेस से दूर होते गए। 1923 में कांग्रेस को छोड़कर उन्होंने मुस्लिम लीग का दामन थाम लिया। यही वो दौर था जब जिन्ना धीरे धीरे अपनी सियासी ख्वाहिशों की खातिर एक उदारवादी नेता से एक कट्टरपंथी लीडर के तौर पर तब्दील हो रहे थे। वो सोच रहे थे कि भारत का मेन लीडर बनने की उनकी ख्वाहिश थी। वो चाहते थे कि पूरे भारत के वो लीडर बने और प्रधानमंत्री भी बने, लेकिन उनका कद इतना बड़ा नहीं था। और जिन्ना के पीछे अंग्रेज लगी थी और उनका अपना कैरेक्टर ऐसा था कि जिन्ना किसी को अपने से सुपीरियर मानते ही नहीं थे। गांधी जी को भी वो उस प्रकार से सब मिस्टर गांधी कह के वो बुलाते थे, बोलते थे कि नेहरू तो हमसे जूनियर वकील है, ये हमारे ऊपर कैसे होगा। एक मुस्लिम नेता के तौर पर तब्दील होने के बावजूद उस वक्त तक जिन्ना हिंदुस्तान के बंटवारे के हिमायती नहीं थे। थोड़ी पुरानी बात है, 1930 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक छात्र रहमत अली ने जब पहली बार उनके सामने मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क पाकिस्तान का खाका रखा, तो उस वक्त जिन्ना ने खुद इसकी हंसी उड़ाई थी। 30 के दशक तक जिन्ना ने सियासत में कोई खास मुकाम हासिल नहीं किया था। ऐसे में हताश और निराश जिन्ना विलायत चले गए और हिंदुस्तान की सियासी सरगर्मी से दूर लंदन में अपना व्यवसाय जमाने लगे। 1934 में लियाकत अली के बुलावे पर वो हिंदुस्तान वापस आए और मुस्लिम लीग के निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिए गए। इस वक्त तक जिन्ना ये समझ चुके थे अपनी सियासी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उन्हें एक अलग सियासी जमीन की दरकार है। और अब तक देश के बंटवारे के विचार की खिल्ली उड़ाने वाला बेहद दुबले कद काठी का ये लीडर अचानक ही पाकिस्तान का सबसे बड़ा पैरोकार बन गया। जिन्ना को ये लगा कि मैं पूरे भारत का तो नहीं बन सकता प्रधानमंत्री, लेकिन पाकिस्तान का, और वो वही हुआ। बाद में वो इतना आगे बढ़ गए थे कि वहाँ से वापस होना उनके लिए संभव नहीं था, और वो अपने आगे किसी दूसरे को बड़ा मानते भी नहीं थे। शुरू में यही कह रहे थे ना कि हम यहाँ हिंदुओं का गुलाम नहीं बनना चाहते हैं। आजादी के बाद हमको ये देश चाहिए ही नहीं। जो 1944 की आप बात कर रही हैं, इतने बड़े दंगे हुए बंगाल जिसको बोलते हैं, कि खुलेआम मार काट सब हुआ था। उसके बाद डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था। तो एक बार जब उस व्यक्ति ने मन बना लिया कि यहां रह के मेरा राजनीतिक कैरियर नहीं है, अगर अलग पाकिस्तान बनता है तो मेरा वहां राजनीतिक कैरियर होगा। 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पहली बार मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क का प्रस्ताव पेश किया गया। हालांकि तब इसमें कहीं भी पाकिस्तान के नाम का जिक्र नहीं था, लेकिन आगे चलकर इसी प्रस्ताव पर हिंदुस्तान के बंटवारे और पाकिस्तान के निर्माण की बुनियाद रखी गई। 1939 में दूसरे विश्व युद्ध का दैत्य दुनिया के सामने खड़ा था। ब्रितानी हुकूमत ने हिंदुस्तान को भी विध्वंस की उस विनाश लीला में शामिल कर लिया। अंग्रेजी हुक्मरानों के इस फैसले के खिलाफ 7 प्रांतों के कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने 22 दिसंबर 1939 को त्याग पत्र दे दिया। बंटवारे की सियासत कर रहे जिन्ना ने उस दिन मुक्ति दिवस के तौर पर मनाने का ऐलान किया। 1940 के अगस्त प्रस्ताव और 1942 के क्रिप्स मिशन के सामने भी जिन्ना ने हिंदुस्तान की आजादी से पहले बंटवारे की शर्त रखी, और इस तरह धीरे धीरे जिन्ना के सपनों का पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर आकार लेने लगा। क्रिप्स मिशन की असफलता ने कांग्रेस को निराश कर दिया। इसके बाद महात्मा गांधी ने करो या मरो के नारे के साथ अंग्रेजों के खिलाफ आखिरी और निर्णायक संघर्ष का ऐलान किया। इस लड़ाई में उन्होंने जिन्ना से भी साथ आने की अपील की, लेकिन जिन्ना ने उनके साथ आने से साफ इनकार कर दिया।
1942 का भारत छोड़ो आंदोलन देखते ही देखते पूरे मुल्क में फैल गया। सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। इसी वक्त जिन्ना ने भी एक अलग मुल्क की अपनी मांग को तेज कर दिया और मुस्लिम लीग भारत छोड़ो आंदोलन के खिलाफ खड़ी हो गई। जिन्ना ने 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान दिवस मनाने का ऐलान किया। उन्होंने गांधी के अंग्रेजों भारत छोड़ो की जगह बांटो और भागो का एक नया नारा भी दिया। वो तो हर वो एक बहाना ढूंढते थे कि जिससे समझौता न हो पाए और पाकिस्तान बने, और पाकिस्तान के लिए वो पूरी तरीके से कमिटेड थे और उनका पूरा अलायंस था। उनको लग रहा था कि वो सही काम कर रहे हैं। बापू जिन्ना के सपने और पाकिस्तान की उनकी जिद के बीच खड़े हुए थे। उन्होंने अपनी लाश पर ही मुल्क के बंटवारे की बात कहकर जिन्ना को उनकी बेजा जिद छोड़ने की नसीहत दी, लेकिन जिन्ना किसी भी हालत में अपने फैसले से टस से मस होने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। इस मुल्क के मुस्तकबिल पर बंटवारे की मनहूस लकीर धीरे धीरे बनती दिखाई दे रही थी। बापू जानते थे कि सिर्फ और सिर्फ जिन्ना ही इसे रोक सकते हैं। ऐसे में उन्होंने राजगोपालचारी के एक फार्मूले पर जिन्ना से बातचीत शुरू की। साल 1944 में दोनों नेताओं के बीच करीब 15 मुलाकातें हुई, लेकिन जिन्ना पाकिस्तान से कुछ भी कम में मानने को तैयार नहीं थे। जिन्ना ने कहा, We are 70 millions in the northwestern and northeastern zones of India. We constitute a majority of 70% against the caste Hindus in these homelands of ours. We want the division of India into Hindustan and Pakistan because that is the only practical solution. अवज्ञा आंदोलन जो था खासकर 32 में, उसके बाद से उन्होंने उसका मन बना लिया था। इसके अनेक ऐतिहासिक प्रमाण भी है और उनके भाषण में बदलाव आने लगा था धीरे धीरे। 25 जून 1945 को गवर्नर जनरल लॉर्ड बेवल ने संवैधानिक सुधारों की रूपरेखा बनाने के लिए शिमला में तमाम सियासी दलों की एक बैठक बुलाई, लेकिन जिन्ना की एक जिद की वजह से इस बैठक को महज 2 दिनों में खत्म कर दिया गया और बाद में इसे असफल घोषित करना पड़ा। शिमला सम्मेलन में मौलाना आजाद ने कांग्रेस की तरफ से कार्यकारिणी की एक सूची पेश की, जिसमें मुस्लिम लीग के 3 सदस्यों के साथ 2 और मुस्लिम नेताओं को भी शामिल किया गया था, लेकिन जिन्ना ने इसे खारिज कर दिया। उनकी मांग थी कि कार्यकारिणी के मुस्लिम सदस्य मुस्लिम लीग के ही सदस्य होना चाहिए, जबकि कांग्रेस मुस्लिम लीग को देश के सभी मुसलमानों का प्रतिनिधि मानने को तैयार नहीं थी। इसकी वजह से ये सम्मेलन बिना किसी फैसले पर पहुंचे ही खत्म हो गया। आगे भी जारी रहेगा आजादी का सच। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार देखिए आजादी की पूरी गाथा। अपनी आजादी को मजबूत करना, कायम रखना। जय जवान, जय किसान। हम आजाद हैं 25 साल से, हमें अपनी शक्ति से बढ़ाना है। पिछड़े वर्ग को हम सरकारी नौकरियों में स्थान दें। आतंकवाद को हम परास्त करेंगे, ये हमारा संकल्प है। जय हिंद। भारत माता की जय हिंद। दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होते होते यह तय हो चुका था कि बरतानिया हुकूमत अब ज्यादा दिनों तक भारत को गुलाम नहीं रख पाएगी। इस बीच 1945 के चुनाव में लेबर पार्टी सत्ता में आई और विंस्टन चर्चिल की जगह क्लाइमेंट एटली ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बन गए। इसके फौरन बाद एटली ने भारत में ट्रांसफर ऑफ पावर के उपाय को तलाशने के लिए अपनी कैबिनेट के 3 सदस्यों की एक कमेटी को भारत भेज दिया। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा और भारतीय नेताओं से बातचीत शुरू की। जिन्ना ने बड़ी चतुराई से कमेटी के सामने अलग पाकिस्तान की मांग रख दी, जबकि कांग्रेस ऐसे किसी भी प्रस्ताव को मानने के लिए तैयार नहीं थी जिससे धर्म के आधार पर हिंदुस्तान का बंटवारा किया जा सके। कांग्रेस के विरोध और कैबिनेट मिशन की उपेक्षा के बाद जिन्ना ने अलग मुल्क के अपने आंदोलन को
और तेज कर दिया और 16 मई 1946 को सीधी कार्रवाई दिवस यानी डायरेक्ट एक्शन डे मनाने का ऐलान किया। बंगाल के अंदर जिस वक्त झगड़ा हिंदू मुस्लिम का हुआ है, बहुत ही खतरनाक झगड़ा हुआ, जिसमें काफ़ी बड़ी संख्या में लोग मारे, सड़कों पे खून कहा जाता है कि बह रहा था। उसी के बाद से तो वो उसी को मुक्ति दिवस ने कहा। उसने जब देखा कि अगर ये कांग्रेस जो है विभाजन के लिए नहीं मांग रही है, तो आह्वान किया डायरेक्ट एक्शन दे, कि अब बगैर लड़ने का कोई उपाय नहीं है। तो जितने कट्टरपंथी मुसलमान थे, सत्य है उन लोगों ने हिंदुओं पर, सिखों पर हमला करना शुरू किया और बिल्कुल मार काट मच गई, बलात्कार हुए। वो तो दुनिया के इतिहास का ब्लैक डे है। उतना रक्त रंजित दिवस तो नादिर शाह के शासन में भी भारत में नहीं हुआ था, जो डायरेक्ट एक्शन डे में हुआ। वो एक दिखाना चाह रहे थे कि अगर आपने नहीं बांटा तो हम पूरे देश में खून की नदी बहा देंगे। 16 मई 1946 की वो तारीख बंगाल के इतिहास का सबसे काला दिन साबित हुई। दोनों संप्रदायों के बीच उपजे तनाव ने देखते ही देखते खूनी रंग अख्तियार कर लिया और शहर की गलियां बेगुनाहों के खून से लाल हो गईं। उस समय कलकत्ता में मुस्लिम लीग का शासन था, लेकिन उस वक्त की सरकार ने उस हिंसा को रोकने की कोई कोशिश नहीं की। अब हमने भी अपनी पिस्तौल तान ली है और हम उसका इस्तेमाल भी करेंगे। अगर मुसलमानों को पाकिस्तान नहीं दिया जाता तो जिहाद शुरू होगा, डायरेक्ट एक्शन। डायरेक्ट एक्शन डे से पैदा हुई सांप्रदायिक आग धीरे धीरे कलकत्ता के बाहर फैलने लगी और देखते ही देखते पूरा बंगाल इसकी चपेट में आ गया। उस हालात में एक बारगी तो पूरा देश ही गृह युद्ध के मुहाने पर खड़ा दिखाई देने लगा। मौका देखकर जिन्ना ने कांग्रेस पर बंटवारे का दबाव बढ़ाया और कुछ हद तक इसमें सफल होते भी दिखे। I am on my mission and I can tell you nothing about the present. That's all I can say. सांप्रदायिकता के बारूद पर बैठे देश को देखकर नेहरू, पटेल, कृपलानी और मौलाना आजाद जैसे नेता जिन्ना की मांग के आगे झुकते दिखाई दिए, लेकिन गांधी अब भी इसके लिए कतई तैयार नहीं थे। ब्रिटिश सरकार भारतीयों को सत्ता सौंपने का मन बना चुकी थी। 24 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन नए और आखिरी वायसराय बनकर भारत आए। उन्होंने बहुत कम वक्त के भीतर शांतिपूर्वक सत्ता हस्तांतरण करने के मकसद से उन्हें यहां भेजा गया था और वो जल्द से जल्द अपनी जिम्मेदारी को पूरा भी करना चाहते थे। माउंटबेटन ने अपनी कोशिश शुरू की। वो ये बात अच्छी तरह समझ गए कि भारत के भाग्य की चाबी जिन्ना के पास है। एक मुलाकात के दौरान जिन्ना ने उनसे दो टूक कहा था, हम चाहते हैं कि भारत का बंटवारा हो, नहीं तो वो ध्वस्त हो जाएगा। हमारे पास बंटवारे की बंदूक है और हम उसका इस्तेमाल भी करेंगे। ब्रिटिश सरकार से सलाह मशविरा के बाद माउंटबेटन ने 2 जून 1947 को सभी दलों की एक बैठक बुलाई। कांग्रेस की तरफ से जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और आचार्य कृपलानी, मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली और सरदारों की तरफ से बलदेव सिंह ने इस बैठक में शिरकत की। जब सभी नेता बैठक के लिए माउंटबेटन के निजी कमरे में पहुंचे तो उनके सेक्रेटरी ने सबके सामने एक बादामी रंग की फाइल रख दी। फाइल को देखकर नेहरू गुस्से से तिलमिला उठे, क्योंकि फाइल के अंदर भारत की आजादी के साथ साथ उसके बंटवारे की भी योजना थी। माउंटबेटन ने आधी रात तक सभी नेताओं को अपना अपना फैसला सुनाने को कहा। मुस्लिम लीग की तरफ से जिन्ना ने माउंटबेटन के प्रस्ताव पर फौरन अपनी मंजूरी दे दी। कोई और रास्ता न देखकर कांग्रेस ने भी बंटवारे की रूपरेखा पर अपनी हामी भर दी, लेकिन उस दिन मौन व्रत होने की वजह से बापू ने उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की आधिकारिक घोषणा कर दी।
15 अगस्त की तारीख तय करने के पीछे एक खास वजह थी। दरअसल 2 साल पहले इसी दिन माउंटबेटन ने एलाइज फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर की हैसियत से एक विजय हासिल की थी। अब क्योंकि माउंटबेटन को दोनों मुल्कों के आजादी के समारोह में शरीक होना था, लिहाजा पाकिस्तान की आजादी का दिन 15 अगस्त से ठीक एक दिन पहले यानी 14 अगस्त को तय कर दिया गया। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास किया, जिसमें बंटवारे की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया गया। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा खींचने की जिम्मेदारी लंदन के एक वकील सिरिल रेडक्लिफ को सौंपी गई। पश्चिमी पंजाब और पूर्वी बंगाल ने पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला किया, जबकि उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत सिंध, बलूचिस्तान और असम के सिलहट जिले ने भी ऐसा ही फैसला लिया। इन सभी टुकड़ों को जोड़कर दुनिया के नक्शे पर एक नए मुल्क का जन्म हुआ, पाकिस्तान। इस मुल्क का एक बंटवारा हो चुका था, लेकिन अभी भी इस धरती के और टुकड़े होने का खतरा बना हुआ था। हिंदुस्तान के सामने 650 से ज्यादा देसी रियासतों को अपने साथ रखने की एक कूटनीतिक चुनौती थी, लेकिन अंतरिम सरकार के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी सियासी सूझबूझ से इस खतरे को भी टाल दिया। सरदार पटेल ने अपनी सियासी सूझबूझ, समझदारी और शक्ति के साथ न केवल हिंदुस्तान के और भी बंटवारे के खतरे को खत्म कर दिया, बल्कि वो 15 अगस्त 1947 को सैकड़ों देसी रियासतों के हुक्मरानों से भारत में शामिल होने के विलय पत्र पर दस्तखत कराने में भी कामयाब रहे। जूनागढ़ और हैदराबाद के शासकों के जनमत के खिलाफ जाने की वजह से सेना के सहयोग से बलपूर्वक अधिग्रहण किया गया और कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भी पाकिस्तानी हमले के बाद हिंदुस्तान में शामिल होने की अपनी सहमति दे दी। अंग्रेजों की हमेशा से जो नीति थी वो यही थी, डिवाइड एंड रूल, और वो उन्हीं ने भारत को तो का विभाजन हिंदुस्तान और पाकिस्तान में तो किया ही, मगर वो ये भी चाहते थे कि कश्मीर और हैदराबाद में भी डिस्प्यूट पैदा हो जाए। आजादी के उत्सव और विभाजन की त्रासदी की यादों के साथ साल 1947 गुजर गया, लेकिन बंटवारे के इसी लाल अध्याय में अभी भी एक खूनी कड़ी जुड़नी बाकी थी। किसे पता था अगले ही साल की शुरुआत में बापू इसी बंटवारे की भेंट चढ़ जाएंगे, जिसे उन्होंने अपनी लाश पर ही स्वीकारने की बात कही थी। लेकिन इस गुजरे हुए वक्त में हम हर लम्हा उस टीस को भुगतते रहे हैं। ये हमारी नियति नहीं थी, बल्कि सरहद के दोनों तरफ के आवाम पर थोपा गया यथार्थ था। ये एक ऐसी विभाजक रेखा थी जो वक्त के साथ हमारे दिलों में गहरी और भी गहरी पेवरस्त होती चली गई। जमीन पर खींची इस एक लकीर ने आधी रात को आजाद हुई संतानों को खून के दरिया में धकेल दिया। क्या हम इतिहास के उस जख्म को कभी भी भूल पाएंगे? इस खास प्रस्तुति में इतना ही। वंदे मातरम। अपनी आजादी को मजबूत करना, कायम रखना। जय जवान, जय किसान। हम आजाद हैं 25 साल से, हमें अपनी शक्ति से बढ़ाना है। इस पिछड़े वर्ग को हम सरकारी नौकरियों में स्थान दें। आतंकवाद को हम परास्त करेंगे, ये हमारा संकल्प है। जय हिंद। भारत माता की जय हिंद।